हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आप भी हम लोग एटम्स चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 12 का जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में इस चैप्टर से रिलेटेड जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करने जा रहे हैं। और बेसिकली ये चैप्टर में बेटा थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो बहुत कम है। ज़्यादातर फॉर्मूलेज हैं और कंसेप्ट्स हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको मैंने ऑलरेडी इसमें वन शॉट रिवीजन में करा रखी है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चंस की, वो सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये तो बीच में हम एक पार्टीशन कर दें ताकि ये लाइन पता रहे। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन जो देखेंगे वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एन इलेक्ट्रॉन एट द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन एन एनर्जी ऑफ 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी दी गई है। ग्राउंड स्टेट पे उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। वहाँ पे वो एनर्जी हम ऐड कर देंगे। तो जब हम एनर्जी ऐड कर देंगे -13.6 में 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड कर देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन n = 4 यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। बेटा देखो एक्चुअल में क्या है कि मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी बता रखी है कि बेटा किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप चैप्टर का रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि थ्योरी जब आप करेंगे तभी इनके आंसर्स आप सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो बेटा ये एनर्जी एब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट पे चला गया, n = 4 यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। अब जब वो वापस आएगा तो बेटा वो 4 से थर्ड पे आ सकता है, 4 से सेकंड पे आ सकता है, 4 से 1 पे आ सकता है। थर्ड पे आया तो थर्ड से 2 पे, थर्ड से 1 पे आ सकता है, और अगर 2 पे आया तो 2 से 1 पे आया। यानी कि वापस आते समय वो कितनी पॉसिबिलिटी से आ सकता है, 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटी से आ सकता है, यानी कि 6 डिफरेंट वेवलेंथ को इमिट कर सकता है। तो किसी एटम में कोई कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ होगा, किसी एटम में कोई कॉम्बिनेशन होगा, है ना। तो फाइंड द ऑर्बिट टू विच इट गोज, ये तो मैंने बता दिया, इट गोज टू 4th ऑर्बिट जिसको हम थर्ड एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। कैसे निकाला बेटा, 13.6 -13.6 में 12.75 ऐड कर दिया, जो भी वैल्यू आई वो हमारे पास उस ऑर्बिट की एनर्जी आ गई। ठीक इस तरह से करके निकालें। सेकेंड पार्ट कह रहा है नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इमिटेड व्हेन इट कम्स बैक। तो बेटा कितनी वेवलेंथ इमिट हो रही है जब वो वापस आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 6 वेवलेंथ इमिट होगी, है ना। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, मैंने आपको बताया था बेटा, टाउ बराबर n × n-1/2। 4th ऑर्बिट में गया है तो n की जगह 4 रख देंगे, n-1 यानी कि 4 - 1 3, तो 4 × 3/2 यानी कि 6 डिफरेंट वेवलेंथ वो इमिट करके आ सकता है। तो जब वो 6 वेवलेंथ इमिट करेगा, वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम और मिनिमम, बेटा ये जो ट्रांजिशन है ये वेवलेंथ मैक्सिमम देगा और ये वेवलेंथ मिनिमम देगा। बेटा देखो जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ वेवलेंथ मिनिमम मिलेगी, और जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस मिनिमम मिलेगा वहाँ वेवलेंथ मैक्सिमम मिलेगी ना बेटा, रेसिप्रोकल होता है ना। ठीक, तो लैम्डा मैक्सिमम निकालने के लिए 12,400 अपॉन एनर्जी डिफरेंस कौन कौन सा बेटा, E4 और E3। ये देखिए मैक्सिमम निकालना ना, तो मैक्सिमम के लिए E4 और E3 का एनर्जी डिफरेंस जो कि मैंने यहाँ पे पुट कर देना है, और लैम्डा मिनिमम के लिए क्या करेंगे, 12,400 अपॉन E4 और E1 का डिफरेंस, है ना, E4 और E1 का डिफरेंस। ये हमने डिफरेंस पुट कर दिया, वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लिया। ठीक, ये सवाल बेहद इस तरह का ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए कि आपको एक पर्टिकुलर एनर्जी दे दी गई है, वो एनर्जी को एब्जॉर्व करके फोटोन हायर एक्साइटेड स्टेट की तरफ चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमिन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट n = 3 ऑफ हीलियम प्लस। हीलियम आयन के केस में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, n = 3 पे।
बेटा इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला z² अपॉन ट्वाइस NH एप्सिलॉन नॉट, शॉर्टकट फॉर्मूला z अपॉन n c बाई 137। बेटा मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया था और बड़ा वाला भी फॉर्मूला बताया था। तो कैलकुलेशन के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, विच इज इक्वल टू, जब हम वैल्यू डालेंगे तो z यानी कि एटॉमिक नंबर फॉर हीलियम 2 हो गया, और n यानी कि थर्ड ऑर्बिट हो गया, c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ अपॉन 137। कैलकुलेट इजी हो जाएगा, तो शॉर्टकट फॉर्मूला से कैलकुलेशन करके इजीली हम आंसर निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने दोनों फॉर्मूले बताए बेटा कि जब आप फॉर्मूले डालिए तो ये फॉर्मूला के साथ इक्वल टू करके ये डाल दीजिए, तो बेटा गलत नहीं होगा, है ना। तो ऐसे करके डालिएगा ताकि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -13.6, ठीक है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बेटा सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब जो हो गया n = 3, मैंने यहाँ लिखा भी है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। n = 3 यानी कि थर्ड ऑर्बिट को सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, और n = 4 को हम कहेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, है ना। ये ध्यान रखिए एक्साइटेड स्टेट जो है वो ऑर्बिट से कैसे रिलेटेड है। तो इसमें n = 3 में काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और n = 4 में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पता चाहे हमको क्या है कि बेटा हर एक ऑर्बिट की एनर्जी हमें पता है, याद करना जरूरी है ना। तो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी -1.51 होगी, फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो बेटा ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, T = -K = ½ P। तो बेटा फर्स्ट वाला ऑप्शन में n = 3 पे Ke निकालना है, जो कि -TE है। TE हो गया -1.51, इसके आगे माइनस साइन और लगा दिया, जो कि हो जाएगा +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो इस फॉर्मूले से हमने ए आंसर का, एक पार्ट का आंसर निकाल लिया। अब बारी आती है पोटेंशियल एनर्जी की। तो बेटा n = 4 पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी = ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी n = 4 पे -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो ये हमने -1.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। अब बेहद ईजी तरीके से निकाल ली। सी पार्ट कहता है इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 4 से ग्राउंड स्टेट में आता है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। बेटा वेवलेंथ ऑफ द फोटोन बराबर hc अपॉन लैम्डा होता है ना, एनर्जी बराबर एनर्जी डिफरेंस बराबर hc बाई लैम्डा। तो वेवलेंथ बराबर hc अपॉन एनर्जी डिफरेंस, है ना। h की वैल्यू डाल दी, c की वैल्यू डाल दी, एनर्जी डिफरेंस फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट पे आ रहा है, तो E4 - E1 कर दिया, E4 की वैल्यू डाल दी, E1 की वैल्यू डाल दी। ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कि जूल्स में आ जाएगी। तो वेवलेंथ 972 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बेटा 12400 अपॉन एनर्जी डिफरेंस करके सीधे सीधे वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह का सवाल मुझे बेटा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन में, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्या कहता है, ये भी मुझे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है और इसको डिस्कस करते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन इन द फिगर। बेटा यहाँ पे एनर्जी लेवल का डायग्राम गिवन है फिगर के अंदर, और इस एनर्जी लेवल डायग्राम से हमको कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है। आइडेंटिफाई, देखो बेटे डायग्राम, ग्राफ और ये टेबल, इससे गिवन इंफॉर्मेशन निकालना ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है बोर्ड में, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए। आइडेंटिफाई बाय डूइंग द नेसेसरी कैलकुलेशन which transition corresponds to emission of the wavelength 102.7 नैनोमीटर, है ना। अब आप देखो बेटा 102
0.27 एंगस्ट्रॉम हो गया। ये वेवलेंथ बेटा किस में आती है, पहले तो ये ध्यान रखो। देखो 4 ट्रांजिशन दे रखे हैं, A B C D, ठीक है। अब 4 ट्रांजिशन में 4 वेवलेंथ डिफरेंट आ सकती है। अब सबकी कैलकुलेशन तो करने नहीं बैठे हैं, तो बेटा ध्यान रखिए ट्रिक क्या इस्तेमाल करेंगे। ये वेवलेंथ जो गिवन है, यही कह रहा है कैलकुलेट विच ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्ड टू इमिशन ऑफ द वेवलेंथ 102.7 नैनोमीटर, यानी कि 1027 एंगस्ट्रॉम। 1027 एंगस्ट्रॉम बेटा अल्ट्रावायलेट का रीजन होता है, और अल्ट्रावायलेट के रीजन के अंदर कौन सा ट्रांजिशन होगा बेटा, वो ट्रांजिशन होगा D, यानी कि n = 1 पे आएगा, क्योंकि लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ होती है वो अल्ट्रावायलेट में लाई करती है। तो बेटा ये वाला ट्रांजिशन हो सकता है अल्ट्रावायलेट में, यानी कि D वाला 3 से 1 पे, ठीक है, क्लियर। ये तो बाल्मर सीरीज का हो गया B और C, और ये आपका पास्टन सीरीज का हो गया, तो इसलिए अल्ट्रावायलेट रीजन में ये D वाला ट्रांजिशन हो सकता है। तो लैम्डा गिवन है, एनर्जी बराबर hc/λE, बेटा H डाल दिया, C डाल दिया, लैम्डा डाल दिया, E डाल दिया, एनर्जी आ गई 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ डिफरेंस मिलेगा, 3rd से 1 पे जब ट्रांजिशन लेगा, क्योंकि 3rd पे उसकी एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब वो 1 पे आएगा तो बेटा ये दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा, जो कि फोटोन की एनर्जी होगी, क्लियर। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, फॉर ट्रांजिशन D E3 - E1 = इतना, तो इसका मतलब E3 - E1 = 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि फोटोन की एनर्जी आ गई। ऐसा क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक से बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, वरना तो आप क्या करने लग जाएंगे कि A का भी कैलकुलेट करेंगे, B का भी करेंगे, C का भी करेंगे, D का भी करेंगे, लेंदी हो जाएगा। तो आप वेवलेंथ देखिए कौन सी गिवन है, किस रीजन में लाई कर रही है, और उसके हिसाब से ट्रांजिशन को चूज करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मुझे अच्छा लगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज गिवन एज En = -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होगी। शो दैट हाइड्रोजन एटम कैनॉट हैव एनर्जी ऑफ -6.8, है ना। ये हमको शो करना है कि ये एनर्जी पॉसिबल नहीं है हाइड्रोजन एटम के केस में। तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 अपॉन n² होगी। n = 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी पुट कर देंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 आई। n = 2 पुट करेंगे बेटा, तो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी आएगी, जो कि -3.4 आ गई। अब देखो बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट की -13.6, सेकेंड ऑर्बिट की -3.4, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना -6.8, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेल डिफाइंड ऑर्बिट में होगा, या तो वो फर्स्ट में होगा या वो सेकेंड में होगा, जबकि ये एनर्जी दोनों के बीच में कहीं आ रही है, क्लियर। इसीलिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी यही लिखा है, सिंस E1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्लियरली नो ऑर्बिट कैन हैव एनर्जी ऑफ -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये आंसर इस तरह से दे दिया। दूसरा पार्ट कहता है स्पेसिंग बिटवीन द लाइन डिक्रीजेज एज द एन डिक्रीजेज एज एन इंक्रीजेज। देखो बेटा, अब देखो स्पेसिंग का मतलब क्या हो गया कि दो ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस। तो जब हम हर एक ऑर्बिट की एनर्जी निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट की, इस फॉर्मूले के अंदर एन की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करके ये रिस्पेक्टिव ऑर्बिट की एनर्जीज आ गई। अब दो ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंस देखेंगे बेटा, सेकेंड और फर्स्ट का एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है 10.2। उसके बाद देखिए एनर्जी डिफरेंस कम हो गया ना, तो एनर्जी डिफरेंस कम हो गया मतलब ऑर्बिट के बीच की जो स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी, और उसके बाद और देखिए और कम हो गया एनर्जी डिफरेंस, तो और स्पेसिंग कम हो गई। यही आपको प्रूव करना है कि स्पेसिंग बिटवीन द लाइन
डिक्रीजेज एज n इंक्रीजेज। तो यही कहना है कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी बेटा एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है, देखो ऑर्बिट्स का डिक्रीज कर रहा है ना। n की वैल्यू बढ़ रही है तो जब तक 2 और 1 का डिफरेंस है तो यहाँ पे ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, ये डिफरेंस कम हो गया, ये और कम हो गया और ऊपर जाते जाते और कम हो जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन मुझे बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में लगा। ऐसे क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिस ज़रूर होने चाहिए थोड़े से, जो कि अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है। बेटा देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा ट्रिक तो अपनानी पड़ेगी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही क्वेश्चन का हमारे पास ये सॉल्यूशन है कि एनर्जी डिफरेंस 1 और 2 के बीच में निकाला, 2 और 3 के बीच में निकाला, 3 और 4 के बीच में निकाला, और उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ गिवन है। सिंस द एनर्जी डिफरेंस डिक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज, हैंस वी कैन से दैट स्पेसिंग बिटवीन द लाइन डिक्रीजेज एज n इंक्रीजेज। ये सेंटेंस लिखना ज़रूरी है बेटा नंबर लाने के लिए, है ना। तो इस तरह से करके मैंने वो कुछ इम्पॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। बेटा उम्मीद करता हूँ कि थ्योरी और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करेंगे, और इस तरह से करने के बाद मुझे लगता है कि पूरा फेयर आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। चलिए आज के लिए तो इतना ही बहुत है। चैप्टर नंबर 12 यानी कि एटम्स का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अब हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर के डिस्कशंस के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।